हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर। सीटेट 2022 की तैयारी हमारे चैनल पे चल रही है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे आपको मिल रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल और अपने दोस्तों को मैसेज कर दीजिए या शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी हेल्प हो, ठीक है। और आपको भी पता चले कि क्या स्थिति है आपकी, कितने पानी में है, क्योंकि पेपर बहुत जल्द होगा। फॉर्म भरे जा रहे हैं, हमारे चैनल पे वीडियो है जिससे देखकर आप फॉर्म इजीली भर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। आप चाहे बीएड में अभी फर्स्ट ईयर आपका एडमिशन या आप सेकेंड ईयर में पहुंचे हो या आपका कंप्लीट हो चुका हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी ही सिटी में चाहिए आपका एग्ज़ाम सेंटर तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। वीडियो हमारे चैनल पे कैसे भरनी है फॉर्म को ईजिली वो सर ने बनाई है, चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग हिंदी सेक्शन करेंगे जो लैंग्वेज का सेक्शन है। अभी पहले आप फैमिलियरिटी लाइए क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर, तो फिर धीरे धीरे हम लोग टॉपिक वाइज भी करेंगे। अभी हमें ये समझना है कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें 15 जो हैं वो हिंदी के कंटेंट के हैं और 15 आपके पेडागोजी के हैं, वो भी हिंदी के ही, भाषा के ही, हिंदी भाषा, ठीक। तो 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती हैं, एक आप हिंदी लेंगे, एक इंग्लिश लेंगे, तो यही है आपका सिस्टम, ठीक। जो बताया मैंने आपको कि हिंदी अगर आप ले रहे हैं तो इसमें 30 क्वेश्चन हैं टोटल। 15 इज ऑफ कंटेंट एंड 15 जो है वो पेडागोजी के हैं। तो कंटेंट वाला तो आप अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो 15 में से आप बैठ के 10 लगा लेंगे और प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहेंगे तो 15 का जो आपका इंक्रीज़ है वो जो 15 में से है वो आप 13-14 भी कर सकते हैं। बच्चा आपका पेडागोजी का, पेडागोजी जो है वो काफ़ी अलग चीज़ है। वो आप बीएड में पढ़ तो रहे हैं बट वो रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। तो उसको हमें प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। तो उसमें अभी आप 15 कर रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कितने आपके होते हैं 15 में से, ठीक। चलिए आज प्रश्न करते हैं, ध्यान से पढ़िए। पहला क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न क्या है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को माध्यम बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, बताइए, सोच समझ के उत्तर दीजिए। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, बताइए सोच समझ कर। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है डी, प्रत्यक्ष विधि। उत्तर समझिए, भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। जैसे अगर आप अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, आपको हिंदी अच्छे से आती है, तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट वाली डिक्शनरी लेंगे, इंग्लिश टू हिंदी वाली, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हिंदी के बिना आप कैसे, अगर हिंदी को मध्यस्थ ना बनाया जाए तब कैसे पढ़ेंगे, तो आप डायरेक्ट ही इंग्लिश को कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, उसको प्रत्यक्ष विधि बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देता है, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। बताइए क्या उत्तर लगाएंगे। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है क्योंकि क्यों है, क्या रीज़न है, क्या रीज़न देंगे ABCD में से? उत्तर जल्दी दीजिए। उत्तर इसका होगा आपका B, ठीक है, B इसका उत्तर होगा। हाँ, खेल भाषा का विस्तार देते हैं, ठीक, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। इसका क्या है कि खेल के दौरान विभिन्न लोगों के मेल जोल से भाषा का विस्तार होता है, इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का भी योगदान माना जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट हम लोग रेगुलरली लाते रहें, ठीक है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं है? देखिए, बहुत प्रश्न में आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, नहीं को आप मिस कर जाते हैं, तो नहीं हमें मिस नहीं करना है। बताइए, जो पाठ के अंत में आपका उद्देश्य, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो किस काम के लिए हैं? प्रश्नों को उत्तर सरलता से याद करने के लिए होते हैं कि नहीं होते? क्या सृजनात्मक का विकास करने के लिए होते हैं कि नहीं होते? तो देखिए,
इसका उत्तर क्या होगा, डी ही होगा। विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाने का कार्य पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ रटाने के लिए नहीं होती, एक एनसीएफ है, ठीक है। एनसीएफ ने रूल बनाया है कि रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाए, रटने वाली प्रक्रिया को कम किया जाए, ठीक है। तो कभी भी हम कहीं भी ऐसा कोई उत्तर मिले कि उत्तर सरलता से याद हो जाए, तो याद कराना हमारे लिए कोई कार्य नहीं है। वो भी जो हम लोग प्रश्न अभी कर रहे हैं वो प्री इलिमिनरी है ना, तो छोटे बच्चों का है, 1st से 5th का है, तो उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उनको कुछ रटाएं, सिर्फ समझाना सिखाना हमारा कार्य रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सारे हैं भाषा का विस्तार कराना, सृजनात्मक का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, ये हमारे गतिविधियों का उद्देश्य होगा, गोल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो क्या करें बताइए, सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो पठन पाठन के अंत में अभ्यास ऐसे एवं गतिविधियां जो हैं वो क्या हों, ए सरल भाषा वाले हों, बी बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, सी केवल पाठ से ही संबंधित हों, डी पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। बताइए सोच समझ के, बताइए जल्दी। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो क्या, बताइए, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, पाठ पे थोड़ा बहुत तो आधारित होनी ही चाहिए, नहीं तो बच्चा करेगा कैसे। ठीक, तो ये ऑप्शन कट गया। फिर क्या सरल भाषा वाले हों, तो नहीं, सरल तो हम लोग कर ही चुके हैं, सरल इतना भी ना हो। फिर केवल पाठ से ही संबंधित हो, नहीं बिल्कुल ये भी ना हो, थोड़ा बहुत अलग भी हो। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ठीक है, ये स्वयं भी कुछ करें ना, कि आपको अगर कोई पाठ आपने पढ़ा तो उसमें जो शब्द हैं उनसे खुद का सेंटेंस बनाना है, सीखें, वाक्य बनाना सीखें, तो इसने उसमें क्या हुआ कि बच्चों को स्वयं कुछ करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जो भी बातें हैं एनसीएफ के द्वारा बताई गई हैं कि इस तरह की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, उसी के अनुसार बातचीत हो रही है, तो उसको भी हम लोग लाएंगे एनसीएफ टॉपिक को। ठीक है, अभी आप पहले प्रश्नों को देखिए पैटर्न कैसा है, समझिए, क्योंकि प्रश्न बहुत सरल हैं। आपने अगर 2-3 बार हम लोग के साथ प्रैक्टिस कर लिया तो यू विल गेट, मतलब आपको आराम से हो जाएगा फ़ायदा। पर चीज़ क्या है कि आपको जल्दी प्रश्न पढ़ना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि समझना भी है, गलती ना हो। ठीक, चलिए बताइए। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है, किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, सी प्रश्नों के उत्तर पूछना, डी अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, उत्तर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा आपका डी, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। ठीक है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, बताइए। थोड़ा सा ये अलग भाषा से थोड़ा सा अलग आया है, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या है, आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है। तो मतलब पूछा जा रहा है कि जो आपने नई भाषा सीखी, मान लीजिए आपको हिंदी आती है और आपको जर्मन सीखनी है, तो जर्मन भाषा सीखने में मातृभाषा का क्या आपका वो है, आंशिक रूप से उसका व्याघात होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है। तो देखिए नहीं होता तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, और पूर्ण रूप से होता है ये भी नहीं कह सकते, होता है और आंशिक रूप से होता है, ये हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। तो इनमें से क्या उत्तर होगा, आपका ए उत्तर होगा, आंशिक रूप से होता है, क्योंकि होता है में से हम अमाउंट नहीं पहचान पा रहे। तो भाषा सीखने के में मातृभाषा का व्याघात से होता है, ठीक है, आंशिक रूप से होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह वाला प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, बी भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सी भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, डी भाषाई कौशल एक दूसरे से अप्रभावित नहीं करते। ठीक है, सोच समझ के बताइए उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा आपका ए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं,
क्रम से नहीं। हाँ, क्रम इसमें कोई नहीं होता है। भाषाई कौशल एक से भाई, अगर कोई पढ़ रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 3 ही कार्य होते हैं कौशलों में, पढ़ना, लिखना और बोलना। अब ऐसा है नहीं कि कोई पहला बच्चा बोलेगा फिर लिखेगा फिर बोलेगा या फिर आपका लिखेगा। कोई बच्चे पहले बोलते हैं, कुछ बच्चे पहले लिखते हैं, कुछ बच्चे पहले क्या समझते हैं ना, कुछ समझना पहले सीखते हैं। तो हर क्रम अलग है। भाषाई कौशलों में संदर्भ में यह सत्य है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, ना कि क्रम से। सब एक साथ होता है, ठीक है। आप लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, बोलते भी हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉमन सेंस के प्रश्न है, बट यही है कि इतने प्रश्न आएंगे आपके सामने, 150 प्रश्न आएंगे 2.5 घंटे में। तब तक आपकी जो दिमाग होगा वो काफ़ी गेम बच गया होगा। उसमें से आपको सही उत्तर ढूंढना आपके काबिलियत को तभी होगा जब आप प्रश्नों को लगातार लगाएंगे। चलिए प्रश्न बताइए। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बी, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। डी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो भाषा सीखने में वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य, फिर से बात आ गया, नहीं है। नहीं बहुत ज़रूरी है भैया। नहीं को आप नहीं पकड़ेंगे तो फिर आपका नहीं, हाँ, तो हमें नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। क्या त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये लोग, एकदम अभिन्न अंग होता है, ठीक। क्या त्रुटियां अस्थायी होती हैं? तो बिल्कुल ये भी सही है। त्रुटियां आप करते थे बचपन में लेकिन अब नहीं करते। क्या भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है? तो बिल्कुल ये भी बात सही है। तो क्या बात सही नहीं है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी हैं? स्थायी नहीं है भाई। यहाँ हमने टिक लगाया अस्थायी हैं, तो यहाँ स्थायी कैसे हो सकती हैं? तो त्रुटियां स्थायी नहीं होती हैं, बदलती रहती हैं भाई। पहले आप बचपन में 2 + 2 को 5 कह सकते थे, लेकिन धीरे धीरे आपने सीखा और अपनी त्रुटियों को सुधार लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 99 प्रश्न का उत्तर क्या कहता है। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय, इवोल्यूशन करते समय, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? ये टॉपिक है। सीटेट का सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिले कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, क्योंकि सीटेट एकदम टॉपिक टू टॉपिक ही पूछता है पेपर में, ठीक। क्या है? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। बताइए। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का सूत्र लेखन, ए, बी, लिखित प्रश्न पत्र, सी, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, डी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग की क्षमता। तो सबसे सही की बात हो रही है, सबसे सही ना आकलन करते सबसे सर्वोपरि। तो सबसे सर्वोपरि आपका डी है, बच्चों के द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, ठीक है। अलग अलग संदर्भ, जैसे कोई आपको संदर्भ दे दिया गया, निबंध दे दिया गया, तब आप जब लिख रहे हैं तब आपकी भाषा का सबसे अच्छा प्रयोग होगा। कठिन प्रश्न देख के आप नहीं समझ पाएंगे, कठिन बच्चे कुछ ही लोग कर पाएंगे। लिखित प्रश्न पत्र आप देंगे लेकिन उसमें प्रश्न क्या पूछेंगे इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। पाठ से देखकर सुलेख लिखना, तो कोई भी भाषा अगर नहीं भी जानता होगा तो लिख ही लेगा थोड़ा बहुत, ठीक। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है आपका कि आप उसे क्या करें, आप उसके बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता को चेक करें। आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का यहाँ मैं दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। आकलन लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा है आकलन लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फिर से पढ़ दे रहा हूँ प्रश्न, ध्यान से सुनिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र। तो फिर से एक बार बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर क्या है, क्लैरिटी रखिएगा। 1st से 5th पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऊपर भी यही था लेकिन अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं। वहाँ आप सतत और व्यापक आकलन कर रहे थे, यहाँ आप सिर्फ आकलन कर रहे हैं, ठीक है। पठन क्षमता का आकलन कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो कैसे करेंगे पठन, कैसे करेंगे आप? तो क्या आतंकवाद पर आधारित निबंध ना, लिखवाने उखाने की बात ही नहीं चल रही है। पाठ्य पुस्तक से नहीं, औपचारिक पत्र से नहीं, तो हम किससे करेंगे? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, जहाँ संवाद हो रहा हो, ठीक है। उससे हम क्या जानेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन इसी प्रकार से हो पाएगा, ठीक है। फिर से थोड़ा समझिए इसको। इससे बच्चों की मानसिक विकास में तीव्रता भी आती है, ठीक है, और
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी का होना अनिवार्य है, जिसमें संवाद हो, एक दूसरे से बात हो, डायलॉग्स हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 101वें प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। देखिए, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है बताइए, इसका उत्तर सोच समझ के उत्तर बताएं मुझको, सोच समझ के उत्तर दीजिए। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि पहली और दूसरी कक्षा में आपका दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा की समेकित करने की उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है जी? तो उत्तर क्या बता रहे हैं आप लोग? ABCD में से उत्तर इसका क्या? चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास तो नहीं, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति नहीं, बच्चों के नहीं। देखिए, प्रश्न को समझना आपकी जिम्मेदारी है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य आपका नहीं है? तो क्या चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास? जी हाँ, ये तो है ही है। क्या बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति? जी हाँ, बिल्कुल ये भी है। क्या बच्चों की रचनात्मक का विकास? बिल्कुल यही है। लेकिन क्या बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना? तो ये नहीं कहा जा सकता है। क्या, क्यों ऐसा? पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य बच्चों को लेखन कार्य में प्रयुक्ता लाना नहीं है, अपितु भाषा के उच्चारण पर उनकी विशेष निगरानी करना है। तो उच्चारण हमें ध्यान रखना है, वर्तनी उनकी सुधारनी है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकी स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक रूप स्वरूप के लिए होती है। बताइए उत्तर सोच समझ के। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये काम का है ना, ये अलग अलग ढंग से पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको तो देना चाहिए। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है आपका भाषाई, बच्चे की भाषाई पूंजी है। ठीक है, कुछ भी बच्चा जो आपका घर से ला रहा है वो उसकी पूंजी है। ठीक है, किसी अच्छी चीज़ सीख रहा है तो उसकी पूंजी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना आवश्यक इसलिए है क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। बच्चे का बहुतायत समय अपने घर परिवार के साथ बीतता है और वह उसके लिए सहज ग्राम्य घर का बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? होमवर्क का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य होता है होमवर्क का? सोच समझ के बताएं। होमवर्क का उद्देश्य क्या है? क्या सीखने का विस्तार करने के लिए? A, B अभिभावकों को प्रसन्न करने के लिए, C अब बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कॉपियां भरवाना। तो भैया अब यहाँ तो कॉमन सेंस आता है। क्या अभिभावकों को प्रसन्न करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं। क्या कॉपियां भरवाने के लिए? नहीं। सीखने के विस्तार देना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। तो हमको देखिए, बच्चे हमारे लिए भगवान बराबर हैं, तो बच्चों को हमको व्यस्त तो रखना है, लेकिन हम फर्जी का व्यस्त नहीं कर रहे। हम उनको चाहते हैं कि सीखने को उनको विस्तार देना। ठीक है, उनको सीखने का विस्तार देना है। ठीक है, तो ये आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो भाषा अर्जन के संबंध कौन सा कथन सत्य है? सत्य। तो भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, फिर आपका समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, और भाषा अर्जन में में बच्चे के बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, और भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका B उत्तर होगा। देखिए, इसमें कोई एकदम पिन पॉइंट आंसर नहीं होता है कभी सीटेट के एग्जाम में। मतलब अगर 100 प्रश्न आ रहे हैं तो 100 प्रश्न में आप समझ सकते हैं कि 70 प्रश्न आप लगा तो सकते हैं, बट उनमें आपको हमेशा डाउट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। अब जैसे यहाँ देखिए कि भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, तो अभी हमने देखा कि आंशिक रूप से होता है, लेकिन अब यहाँ कितना होता है ये नहीं लिखा गया है, तो फिर हम इसको कंसीडर ऐसा नहीं करेंगे। क्या कंसीडर किया हमने? समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अगर आपको भाषा आती है तभी तो आप अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105वां प्रश्न देखिए क्या है। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है,
बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। सी, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। डी, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। उत्तर दीजिए। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन नहीं है? देखिए सही नहीं वाले ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि प्रश्न में अब आप पर ध्यान से पढ़िए। मैंने बताया है कि 150 से प्रश्न आएंगे, 2.5 घंटे आप बैठे रहेंगे, एक पेपर नहीं 2 पेपर होते हैं, तब आपका दिमाग थोड़ा सा कम काम करेगा। तो उसको हमें एकदम हाई क्वालिटी अगर बनाना है तो प्रैक्टिस ही हमें मदद कर पाएगी, और वो यहाँ हो रही है हमारे चैनल पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो लाइक कर देंगे और शेयर भी करेंगे। शेयर आपका करना जिम्मेदारी है, ठीक है। अपने कोई भी कॉलेज के ग्रुप में, भाई बीएड का ग्रुप होगा ही अनऑफिशियल टाइप का, जिसमें आपके मित्रगण होंगे, तो वहाँ सेंड कर दीजिए वीडियो। उससे आप अपने मित्रों का भी फायदा करेंगे, क्योंकि यह जो एग्जाम है यहाँ आपका खुद से कंपटीशन है, ठीक है। ये क्या है? सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबल हो जाएंगे बस आप। तो एलिजिबिलिटी को आप खुद से ही कंपटीशन करना है। 90 आपको नंबर चाहिए, लेकिन हमारे चैनल द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि आपको 120-130 प्लस नंबर मिल जाएं, ठीक है। तो कोशिश कब पूर्ण होगी? जब आप लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है। नए लोग आएंगे तो हम लोग को मोटिवेशन आएगा। चलिए, तो उत्तर दीजिए सोच समझ के। इसका उत्तर क्या है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, भाषा विकास के व्यक्ति निरपेक्ष है। मतलब क्या कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता है, ठीक। तो ये हमारे जो प्रश्न थे ये सारे कंटेंट के प्रश्न थे, ठीक। अब कंटेंट के बाद क्या आता है आपका ये आता है गद्यांश, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि आपको कल कराऊं, क्योंकि गद्यांश जो है ये आपका थोड़ा सा बड़ा है ना। गद्यांश को देखिए कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। गद्यांश से आपको लगभग 10 प्रश्न आएंगे और फिर एक पद्यांश आएगा, ठीक है। ये देखिए, तो आज एक पद्यांश जरूर करते हैं, उससे हमें थोड़ा समझ आएगा कि कल की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, अगर आप समय रखें तो अपने पास ना, क्योंकि समय कम ही है एग्जाम में, 1 महीना कुछ नहीं होता है। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो समय निकल जाता है। तो पद्यांश में एक पोएम आएगी, उसको हमें देखना है। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं, तो एक बार देख लीजिए, तब आराम से प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं जहां कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती है कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध, फिर से एकजुट होते हुए। तो उत्तर दीजिए इसका। काफी अच्छा प्रश्न है ये, हाँ बताइए इसका उत्तर। चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, कैसे करती हैं? एक आपस में बातचीत करके, छूकर, बोलकर, संदेशों से, संकेतों से। उत्तर बताइए इसका, सोच समझ के बताओ इसका क्या होगा उत्तर। इसका उत्तर क्या है? डी, ठीक है, संकेतों से। हाँ, अभी हमने पढ़ा ना कि चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, संदेश पहुंचाती एक दूसरे को, ठीक है, संकेतों में करती, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या हो गया आपका? संकेतों से। प्रश्न आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला, कुछ भी ना चाहने वाला। तो इसका उत्तर भी सरल है, जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में। उत्तर क्या है आपका? ए, दूसरों से जलने वाला। दूसरों से जलने वाला क्या है? ईर्ष्यालु। आगे बढ़ते हैं। चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना। उत्तर क्या है आपका? तो चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करती, सिर्फ अपना काम करती हैं। जब अपना काम करेंगे तो आप ईर्ष्या नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, शत्रुओं की चुनौती से। तो बिखरी हुई चींटियां एक दूसरे से कैसे मिलती हैं? आपका इसका उत्तर क्या होगा? बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसका उत्तर होगा पूर्वजों की गंध से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका उत्तर। मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां पहचानती नहीं है, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं। बताइए A, B, C, D, जल्दी से बताइए प्रश्न का उत्तर। तो वो मित्र और शत्रुओं के चेहरों को याद रखती हैं, डी उत्तर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं।
काव्यांश में मगर का अर्थ है, काव्यांश में मगर का अर्थ है क्या? केवल, परंतु, मगरमच्छ, डी घड़ियाल। क्या उत्तर है? काव्यांश में मगर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परंतु। वाक्यांश में दिया गया मगर का अर्थ है परंतु। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। जितने भी आपने प्रश्न के किए हैं उसमें से कितने सही हुए कितने गलत हुए ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। साथ ही साथ क्या आप चाहते हैं कि और हम टॉपिक्स लाएं उन्हें बताइए। बाकी वीडियोस इंग्लिश की और भी क्लासेस आ रही हैं रेगुलरली, तो उन्हें देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।